मैंने ऑफिस में दाखिल होकर नजर दौड़ाई तो मुझे सौम्या कहीं भी नजर नहीं आई। मैंने घंटी बजाकर एक दूसरे नौकर को बुलाया और उसे सौम्या को बुलाने के लिए बुलावा भेजा। कुछ ही देर बाद सौम्या मेरे सामने हाजिर थी, जैसे वह किसी बहुत बड़े सदमे से गुजरी हो या वह किसी बहुत बड़ी कैद से रिहाई पाने के बाद इस दुनिया में आई हो। कुछ ही देर बाद मेरी दोस्त अनु ऑफिस में दाखिल हुई और आते ही बेझिझक एक सीट संभाल ली। मेरी दोस्त अनु एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक थी और मेरे साथ ही यह एनजीओ चला रही थी, जिसमें हमने सैकड़ों बेसहारा औरतों को सहारा दे रखा था और उन्हें बेहतर तरीके से जिंदगी गुजारने के उसूल सिखा रहे थे। हमारे पास आने वाली हर औरत कई बुरे हालात से गुजरकर आती थी, जिनकी ज़हनी हालत बहुत बुरी होती थी। उन्हीं औरतों में से एक सौम्या थी। सौम्या को आए हुए आज हफ्ता भर होने को था, लेकिन अब तक उसने हमसे ना कोई बात की और ना ही कोई अपना मशवरा दिया था। सारा दिन चुपचाप एक कोने में पड़ी हुई दीवारों और इंसानों को घूरती रहती थी। लेकिन अनु की मेहनत और तजुर्बा से सौम्या अब तेजी से ठीक होने लगी थी और मुझे उम्मीद थी कि यह आज के दिन हमें अपने बारे में जरूर कुछ न कुछ बताएगी। आज सौम्या ने एक अजीब हरकत की और कुछ ही देर बाद गले से अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी। मैं और अनु उसकी इस हरकत पर हैरान थे और पहली मर्तबा हमें पता चला कि सौम्या गूंगी है। अब हम उसके बारे में कभी नहीं जान सकेंगे। यह सोच आते ही मेरे चेहरे पर मायूसी के साए लहराने लगे। लेकिन अनु ने हिम्मत नहीं हारी और रोती बिलखती हुई सौम्या से पूछा कि क्या वह पढ़ना लिखना जानती है। जिस पर उसने इस बात में सर हिलाया तो मैंने शुक्र का सांस लिया और जल्दी से नोटबुक और कलम उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने रोते रोते खुद को संभाल कर लिखना शुरू किया और सबसे पहले उसने बताया कि वह बोल नहीं सकती और इसी वजह से थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानती है और उसी के सहारे वह हमें अपने बारे में बताएगी। और हमने उसकी बात मानते हुए हामी भर ली। तो फिर सौम्या ने अपनी कहानी का आगाज शुरू किया। मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। जब मेरी पैदाइश हुई तो खुशी के ढोल नगाड़े बजाए गए। मेरे माँ-बाप और मेरे भाई बहुत खुश थे। लेकिन उनकी खुशी तब खत्म हो गई जब पता चला कि मैं बोल नहीं सकती। यह खबर सुनते ही मेरा बाप बौखला गया। उसने मेरी माँ से कहा कि वह मुझे किसी अनाथालय में भेज दे या कहीं दूर छोड़ आए, जहाँ पर मुझे कुत्ते और भेड़िए नोच कर खा जाएं। लेकिन वह मुझे इस घर में और नहीं रख सकता। मगर मेरी माँ का दिल अपनी इकलौती बेटी की मोहब्बत से भरा हुआ था। उसने मेरे बाप की बातें, ताने और यहाँ तक कि उनकी गालियाँ भी सहन कर ली, लेकिन मुझे खुद से जुदा नहीं किया। मेरा बाप बचपन से ही मुझसे नफरत करता और आहिस्ता आहिस्ता भाइयों ने भी मोहब्बत छोड़ दी। बचपन में माँ बाप ने शिक्षा नहीं दिलवाई, क्योंकि मैं पैदाइशी गूंगी थी, इसलिए जवान होकर माँ बाप का बोझ बनकर रह गई। घर में बाप के जुल्म से निजात पाती तो भाइयों के हत्थे चढ़ जाती। सिर्फ मेरी माँ थी जो मेरे लिए दिल से दुखी होती और मुझे संभालती। मैं अपने इस बेबसी पर खूब दिल खोलकर रोती थी। बस दुआ करती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इस घर से चली जाऊं। एक रोज मुझे पता चला कि मेरे लिए रिश्ता आया है। दुनिया की बाकी लड़कियों की तरह मुझे भी शादी की हसरत थी। इसलिए मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुई और दुआ करने लगी कि मेरी भी शादी हो जाए। फिर पापा और भाइयों की बातों से मेरी जान छूट जाएगी। कुछ दिन बाद मुझे माँ से पता चला कि मेरे लिए गुड़गांव शहर के एक छोटे से गांव से बहुत अमीर चौधरी का रिश्ता आया है। यह सुनकर मैं और भी हैरान और खुश हुई। पहली मर्तबा हमारे घर रिश्ता लेकर चौधरी की कोई दूर की रिश्तेदार आई थी, जबकि दूसरी मर्तबा रिश्ते के लिए चौधरी की माँ हमारे घर आई। सब लोग जिस कमरे में बैठे बात कर रहे थे, मैं उसकी खिड़की से छुप कर देख और सुन रही थी। चौधरी की माँ ने बहुत महंगा जोड़ा पहना हुआ था और उसके हाथों में कीमती जेवरात भी थे। चौधरी की माँ ने मेरे पापा को दो टूक लफ्जों में मेरे रिश्ते के लिए हाँ कहते हुए एक बड़ा सा बैग भी निकाल कर मेरे पापा के सामने रख दिया। मेरे पापा ने बैग खोलकर देखा जो कि पैसों से भरा हुआ था और यह मेरे बाप की आंखों पर नोटों की पट्टी बन गई और उसने उन कागज के टुकड़ों के खातिर मुझे बेच डाला और चौधरी के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं शादी करना चाहती थी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि शादी करने के लिए मुझे इतना सस्ता बेचा जाएगा। मेरा बाप मुझसे इतनी नफरत करता था कि मुझे बेच ही डालेगा। यह अंदाजा भी मुझे पहले कभी ना हुआ। मेरे लब तो हमेशा से ही बंद थे, लेकिन मैंने अपनी आंखें और कान भी बंद कर लिए और किस्मत का लिखा समझकर
यह फैसला भी कबूल कर लिया। कुछ ही दिन बाद मेरी शादी की तारीख रख दी गई और इस तरह शादी का दिन आ गया। मैं दुल्हन बनी, महंगा जोड़ा पहने हुए थी और सब औरतें मेरी किस्मत पर शक कर रही थी कि गूंगी होने के बावजूद मुझे कितना अमीर पति और ससुराल मिला है और मेरे तो दिन आ गए हैं। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि अभी यही सब बातें चल रही थी कि बाहर शोर सुनाई दिया। वहां मेहमानों के कमरे से मर्दों की जोर जोर से बोलने की आवाज आने लगी और हमारी एक रिश्तेदार दौड़ती हुई कमरे में दाखिल हुई। मेरा दिल जोर से धड़का। उसने मेरी माँ को बताया कि तुम लोगों ने अपनी बेटी पर ऐसा जुल्म क्यों किया। चौधरी पहले से ही शादीशुदा है और उसकी 2 शादियां हो चुकी थी। मेरी माँ ने दौड़कर पापा को यह बात बताई और कहा कि यह शादी नहीं होगी। मगर पापा ने सबके सामने माँ को घर से निकालने की धमकी देकर चुप करवा दिया। थोड़ी देर बाद मेरे ससुराल वाले बारात लेकर पहुंच चुके थे। मैंने कमरे से छुपकर मेहमानों के कमरे में झांका तो अपने होने वाले पति को देखकर मुझे बहुत मायूसी हुई। वह उम्र में मुझसे 15 साल बड़ा था, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली हुई थी कि अब मेरा बाप मुझे उस इंसान के हाथों नहीं बेचेगा। मगर यह भी मेरी भूल ही रही। मेरे बाप ने चौधरी और उसकी माँ से कहा कि आपने हमसे झूठ बोला है, इसलिए अब और रकम देनी होगी। मैं अपने बाप का बढ़ता हुआ लालच देखकर सन्न रह गई, क्योंकि कोई बाप इतना संगदिल कैसे हो सकता है। चौधरी की माँ ने मेरे बाप को उसी वक्त और ज्यादा पैसे देकर उसका मुंह, आंखें, कान सब बंद कर दिए और यूं मेरी शादी चौधरी से हो गई और मैं ब्याह कर अपने पति के साथ अपने शहर से बहुत दूर गांव में आ गई। यह हवेली मेरी सोच से भी ज्यादा बड़ी थी। एक दिन मैं उस पूरी हवेली को नहीं देखा जा सकता था। हवेली पहुंचने तक रात हो चुकी थी। शादी के बाद, रस्मों रिवाजों के बाद मुझे भी मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं कीमती जेवरात से लदी हुई उदास दिल के साथ अपने पति का इंतजार में बैठी थी। कुछ ही देर बाद चौधरी कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने एक सरसरी सी निगाह उस पर डाली। चौधरी ने मेरी तरफ देखते हुए अपनी रौबदार आवाज में नौकरानी को बुलाया और उससे कहा कि मुझे इस हवेली के असूल और तौर तरीके समझा दे। मैं अपने इस अजीबो-गरीब पति का इतना सख्त लहजा देखकर समझ नहीं पा रही थी कि वह आज ही आज सब कुछ क्यों कर रहा है। मैं बोल तो सकती नहीं थी और किसी को कुछ समझा भी नहीं सकती थी। चौधरी हिदायत देकर कमरे से निकल गया और नौकरानी मेरे पास चली आई। उसने मुझे कपड़े बदलने को कहा और खुद खाना मेरे बिस्तर पर रखकर चली गई। कुछ देर बाद वह दोबारा आई और मुझे समझाने लगी, मैं इस हवेली की पुरानी नौकरानी हूँ और आज तक इस हवेली के साथ कभी नमक हरामी नहीं की और जो भी यह करता है उस पर इस हवेली का कहर टूट पड़ता है। इस हवेली के मालिक के सामने कभी जुबान नहीं खोलना। और तुम तो पहले ही गूंगी हो, तुम क्या बोलोगी। मेरी मजबूरी पर वह टोंट करके हंसने लगी, लेकिन मैं दिल ही दिल में कुढ़ने लगी। वह मुझे हवेली के कानून समझाकर चली गई और वह रात मैंने अकेले जाग कर अपनी किस्मत पर रोते हुए गुजारी। साथ ही मैंने अपने भगवान से शिकवा किया कि अगर उसने मुझे इतना बेबस न बनाया होता तो आज यह सब लोग मेरी बेबसी के साथ खेल ना रहे होते। सुबह होने पर वह नौकरानी एक बार फिर कमरे में आई और मुझे बताया कि अब मुझे सबके साथ नाश्ता करना है। मैं जब वहां सबके पीछे गई तो वहां मेरी सास बैठी हुई थी। मैं उनके करीब जाकर नमस्ते करने ही लगी थी कि मेरे पति की गरजदार आवाज मेरे कानों में से टकराई, जिसे सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। घर के सारे नौकर भी वही चुपचाप खड़े थे, लेकिन किसी के भी चेहरे पर मुझ जितनी हैरानी नहीं थी। सब सपाट चेहरा लिए वही खड़े थे। मेरे पति ने मुझे घसीट कर एक तरफ कर दिया और कहा कि किराए पर लाई हुई माँ जी, आपका ड्रामा खत्म हो चुका है, इसलिए अब सामान समेटो और यहाँ से निकलो। मैं जो उस औरत को सगी माँ समझ रही थी, वह तो मेरी ही तरह खरीदी गई थी। वह औरत ने भी बिना मेरी तरफ देखे जल्दी-जल्दी अपना सामान समेटा और वहां से चलती बनी। मुझे अब यकीन हो गया था कि शादी से पहले हमारी रिश्तेदार जो कुछ बता रही थी वह सच था। मेरे पति ने नौकरानी को हुक्म दिया कि मैं उसे हवेली दिखा दूं। मैंने जल्दी-जल्दी नाश्ता किया और उसी नौकरानी के साथ हवेली देखने चल पड़ी। उसने मुझे सारा दिन हवेली दिखाने में लगा दिया। इस आलीशान इमारत ने मुझे बहुत हैरान किया। हवेली दिखाते हुए ऊपर की मंजिल पर बने हुए कमरे के पास जाकर नौकरानी ने मुझे रुकने का इशारा किया और खास तौर पर नसीहत दी कि मैं कभी इस कमरे के करीब ही ना जाऊं।
यह चौधरी का खास कमरा है। यहाँ वहाँ हर रोज कुछ वक्त अकेले में गुजारता है। मुझे कमरे के अंदर झांकने का शौक हुआ। आखिर ऐसा भी क्या है जो बीवी से भी छुपाया गया है? लेकिन डर और खौफ से मैं कुछ नहीं कर सकी। मेरी शादी के दूसरे दिन चौधरी रात मेरे कमरे में आया और मुझे उस दिन पता चला कि यह बहुत जालिम इंसान था, जिसकी नजर में औरत किसी खिलौने से कम नहीं। लेकिन मैंने भी दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि मैं अब अपने पति को बदल कर ही दम लूंगी, क्योंकि मेरा उसके बगैर कोई दूसरा ठिकाना ही नहीं था। मैंने अगले दिन नौकरों के साथ मिलकर खुद किचन के सारे काम किए, लेकिन खाने के टेबल पर जब मेरे पति को यह बात पता चली, तो उसने सारे बर्तन उठाकर फेंक दिया। यह सब देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा और मैं वहां से चली आई। उसने तेज आवाज में हुक्म दिया कि आज के बाद मैं कभी भी किचन की तरफ रुख ना करूं और ना ही उसका कोई काम करूं। मैं सहमी हुई एक कोने में बैठ गई। घर की पुरानी नौकरानी मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि यह मेरे हक में अच्छा है कि मेरी जबान बंद है। इस तरह मैं उस शख्स को बहुत जल्दी बदल सकती हूँ। मैंने एक बार फिर अपना दिल साफ किया और राजी खुशी रहने लगी। मैंने अब इस हवेली के साथ समझौता करके रहना सीख लिया था और घर के नौकर भी मेरा खास ख्याल रखा करते थे। पुरानी नौकरानी मेरे साथ घुल मिल गई थी और मुझे हवेली के बारे में अक्सर बताती रहती। लेकिन मेरे जहन में तो वही बंद कमरा अभी भी मौजूद था, जो मैंने 2-3 बार बहुत दूर से देखा हुआ था, और दिन में एक बार मेरा पति उस कमरे में जाता ही था। एक दिन हिम्मत करके मैंने उस नौकरानी से पूछ लिया कि चौधरी की पहले की बीवियां उसे क्यों छोड़कर चली गई। नौकरानी मेरे इशारे में पूछे गए सवाल को समझकर सहम गई। डर और खौफ उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था और वह फौरन वहां से उठकर चली गई। लेकिन अगले ही दिन आकर उसने मुझे जो बात बताई, उसे सुनकर मेरा दिल दहल गया। नौकरानी ने कहा कि चौधरी की पहली बीवियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। मैं उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैंने एक रात चौधरी से कहा कि वह मुझे मेरे माँ बाप से कभी मिला लाए, लेकिन उसके जवाब ने तो मेरे सर पर ही आसमान गिरा दिया कि मेरी माँ बाप मुझे हमेशा के लिए बेचकर अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे अपनी माँ की भी बहुत याद आई थी। उन्होंने कभी क्यों ना पलट कर बेटी की खोज खबर ली। कैसे इतनी संगदिल हो गई। मैंने उसके बाद कभी अपने पति से कोई फरमाइश नहीं की और खामोशी से उसके साथ रहने लगी। कुछ ही वक्त के बाद मुझे अपनी माँ बनने की खबर मिली, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और मैंने पहली बार अपने पति के चेहरे पर भी खुशी के आसार देखे। बच्चे की बात सुनकर उसने अपना रवैया मेरे साथ काफी हद तक नरम कर दिया और मेरा ख्याल रखने लगा। पुरानी नौकरानी भी मेरे साथ थी और अब भी वह मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी थी। मुझ पर हवेली के बाहर की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई थी, लेकिन हवेली के अंदर मुझे हर तरह का सुकून और सहूलियत दी जा रही थी। जब 9 महीने बाद मैंने खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया, तो उस दिन पहली बार मैंने हवेली के दरो दीवार पर खुशी का इजहार देखा। हवेली का हर एक इंसान खुश था। गुड़गांव के इस छोटे से गांव भर में मिठाइयाँ, कपड़े बंटवाए गए थे और गरीबों को खाना खिलाया गया। मैं अपने बेटे को पाकर बहुत खुश थी और पहली बार मुझे भी जिंदगी अच्छी लग रही थी। यूं ही सुकून भरा वक्त गुजरने लगा। बच्चा पलने लगा और शादी को 2 साल बीत गया। इस दौरान मुझे अपने माँ बाप कभी कभी बहुत याद आते थे, खास तौर पर माँ। अगर आज मेरे बेटे को देखती तो कितना खुश होती, लेकिन डर के मारे कभी भी पति से जिक्र नहीं किया था। एक रात में अपने बच्चे के साथ पूरे सुकून नींद से सो रही थी कि मेरी आंख खुल गई। आधी रात के वक्त मैंने देखा मेरा पति बिस्तर से गायब था। मैंने उठकर कमरे से बाहर देखा तो हर तरफ खौफ का आलम था, लेकिन हवेली के ऊपरी हिस्से से मुझे आवाज आई, जैसे 2 लोग सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जा रहे थे। मैंने हल्की रोशनी में ऊपर के जाने पर देखा तो मुझे अपना पति सीढ़ियों के ऊपर जाता हुआ नजर आया, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ दूसरा इंसान भी मौजूद था और वह कोई जवान लड़की थी। बीवी होने की हैसियत से मुझे अपने पति पर शक हो चुका था कि रात के अंधेरे में वह गैर औरतों के साथ वक्त गुजारता है। वह दोनों हवेली के उसी खुफिया कमरे की तरफ जा रहे थे जहाँ मेरा जाना मना था। तो ये वजह थी, वह कमरा मेरे पति की अय्याशी का अड्डा था। मैं रोती हुई वापस अपने कमरे में आ गई
और किसी से कुछ न कहा, क्योंकि यहाँ मुझे सुनने समझने वाला कोई नहीं था। उसके कुछ ही दिन बाद रात को मैंने अपने पति को एक और लड़की के साथ उसी कमरे की तरफ जाते हुए देखा, तो मुझे यकीन हो गया कि वह मेरे साथ कई औरतों को रखे हुए है। कुछ दिन बाद मेरा पति मुझे काम के सिलसिले में शहर जाने का कहकर चला गया, जबकि मैं जानती थी कि वह और गैर औरतों में अपना वक्त गुजारने गया है और मुझसे झूठ बोला है। मैं चुप हो गई और अपने बच्चे के साथ ही रहने का इरादा कर लिया। उसी रात मेरे बच्चे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और उसे किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ गई। मैं कभी हवेली से बाहर नहीं निकली थी और पुरानी नौकरानी कुछ दिन से अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। ऐसे में मुझे घर के एक नौकर को बोलना पड़ा कि वह मुझे हॉस्पिटल लेकर जाए। वह नौकर मुझे ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन बच्चे की बिगड़ती हालत देखकर उसने मुझसे कहा कि वह मुझे पुरानी नौकरानी के पास लेकर जाएगा, वही डॉक्टर का बंदोबस्त करेगी। मगर मैं इस पर भी राजी ना हुई और दौड़कर हवेली के मेन दरवाजे से बाहर निकल गई। नौकर मेरे पीछे भागता हुआ आया और उसने गाड़ी निकालकर मुझे बैठने का इशारा दिया। उसके बाद वह मुझे शहर के हॉस्पिटल ले गया, जहां डॉक्टर ने बच्चे की गिरती हुई हालत को देखकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। अगले दिन तक मेरे बेटे की हालत संभल गई थी, तो मुझे भी सुकून हो गया था। और इसी दौरान मेरी पुरानी नौकरानी भी मेरे पास आ गई। मैंने उसके चेहरे से अंदाजा लगाया कि वह काफी डरी हुई है और बार-बार मुझे यहाँ से चलने का कह रही है। मैंने उससे कहा कि डॉक्टर बच्चे को आज ही डिस्चार्ज कर देंगे, हम शाम तक हवेली पहुंच जाएंगे। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल के डॉक्टर से छुपकर मुझे साथ लिए हवेली वापस आ गई। हवेली पहुंचने पर मुझे पता चला कि चौधरी आज सुबह ही घर आ चुका है। यह खबर सुनकर मेरा दिल कांप उठा कि ना जाने अब मेरे साथ क्या होगा। लेकिन चौधरी के लहजे में एक मामूली हद तक नरमी समाई हुई थी और मेरे हाथों से अपने बेटे को लेकर प्यार करने लगा। मेरा भी डर जाता रहा, मगर मुझे मगर मुझे हवेली की पुरानी नौकरानी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने उससे तसल्ली दी कि अब मैंने चौधरी को बहुत बदल दिया है और अब मैं उसके बच्चे की माँ भी हूँ, इसलिए उसे डरने की जरूरत नहीं है। उस रात जब हम अपने कमरे में गए थे, चौधरी मेरे पास चला आया और आज उसका अंदाज मुझे बहुत अजीब लगा। उसने मुझसे कहा कि क्या मैं जानना नहीं चाहूंगी कि उसकी पहले की 2 बीवियां कहाँ गईं? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सुनती रही। तो वह खुद ही बोल उठा। आज उसके बदले-बदले तेवर देखकर न जाने मेरा दिल बहुत सहम गया था। मेरे पति ने अपनी बात जारी रखी और कहा कि बचपन में जब मेरा बाप मर गया था, तो मैं बहुत छोटा था और अपनी माँ के सहारे दुनिया और इतनी बड़ी हवेली में अकेला रह गया। मेरी माँ शुरू-शुरू में मुझे बहुत मासूम लगती थी, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ कि वह आज़ाद ज़िंदगी गुज़ारना चाहती थी और मेरे बाप की मौत के पीछे बड़ा किरदार उसी का है। माँ ने बड़े-बड़े अमीर लोगों में उठना-बैठना शुरू कर दिया और मर्दों से ताल्लुकात कायम किए। मेरे रगों में दौड़ता खून यह सब बर्दाश्त नहीं कर सका और मैं औरत जात से ही दूर होता चला गया। मुझे लगा अब मैं कभी किसी औरत के करीब ना रह सकूंगा, लेकिन मेरी जिंदगी में एक औरत आ ही गई। फिर जब मैंने उससे पहले शादी की, तो शुरू-शुरू में मुझे अपनी बीवी बहुत पसंद आई थी, लेकिन बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि वह मुझसे ज़्यादा बाहर की दुनिया के मर्दों में दिलचस्पी रखती है। उसके लिए मेरी जान अहम नहीं है, इसलिए मैंने दूसरी शादी की और मुझे अब भी औरत से बेवफ़ाई ही मिली और क्योंकि उसे मुझसे ज़्यादा मेरी दौलत से मोहब्बत थी। अब मैंने तीसरी बार शादी तुमसे की, तुम्हारी ज़बान नहीं थी, तुम्हारे अंदर दूसरी औरतों की जैसे चालाकियाँ भी नहीं थी। मैं चुप बैठा अपने पति की कहानी सुन रही थी और दिल सोच भी रहा था कि माँ की घर ज़िम्मेदारी ने एक इंसान की पूरी शख्सियत ही बदल कर रख दी। अचानक मेरा पति बोल उठा कि चलो, आज मैं तुम्हें उस कमरे का राज बताऊं जिसे जानने के लिए तुम बेचैन हो। उनके यह अल्फाज सुनकर मैं बहुत डर गई और उनके साथ जाने से इनकार करने लगी, क्योंकि आज वह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन वह अपनी बात पर कायम था, इसलिए मरती क्या ना करती। मैं उसके साथ उठकर ऊपर वाले जीने की तरफ बढ़ने लगी और वहां पर पहुंचकर मेरा पति उस खुफिया कमरे का दरवाजा खोलने लगा और मैं खामोश खड़ी उसकी हरकत नोट कर रही थी। मेरे पति ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और कहा कि जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई, तो मुझे लगा कि अब कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन मैं इस बार भी गलत था। तुमने भी मेरी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर अपने कदम इस हवेली के बाहर निकाल ही लिया।
इसलिए अब तुम भी वहीं जाओ जहाँ मेरी बाकी बीवियां हैं। यह कहते हुए उसने कमरे का दरवाजा खोलकर मुझे अंदर ढकेल दिया और मैं डर और खौफ के मारे जमीन पर गिर गई। किसी तरफ जल्दी जल्दी उठकर खुद को संभाला तो यह देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि कमरे के अंदर सैकड़ों सांप और बिच्छू थे, जो जगह जगह खून में लथपथ ताजा लाशों में फंसे हुए थे। उनमें से कुछ जिस्म गल कर सड़ गए थे और कुछ ताजा थे, जिन्हें सांप और बिच्छू खा रहे थे। यह मंजर देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और जिस्म कांपने लगा। उन लाशों में उन औरतों की लाशें भी थी जो कुछ दिन पहले मैंने अपने पति के साथ देखी थी। अपने मौत को इतने करीब देखकर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि मेरा भी उन जैसा ही हाल होने वाला था। मैं जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी, जो जल्द ही बाहर से किसी ने दरवाजा खोल दिया और बाहर वही हवेली की पुरानी नौकरानी थी। मुझे आज उसकी सारी बातें और फिक्र समझ में आ गई। उसने जल्दी से मुझे वहां से भाग जाने को कहा और मैं दौड़कर कमरे से निकलकर चीखती हुई बाहर की तरफ जाने लगी। लेकिन मुझे अपनी नौकरानी की चीखें सुनाई दी। मैंने देखा मेरे पति ने नौकरानी को कमरे में बंद कर दिया, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मैं भागकर हवेली के बाहर निकल गई। हवेली के बाहर खड़ी एक नौकर ने मेरी मदद की और गाड़ी में बैठाकर वहां से दूर ले गया। लेकिन मैं जानती थी मेरा पति मेरे पीछे जरूर आएगा, इसलिए मैंने कुछ दिन अपने उस नौकर के किसी जानने वाले के पास बिता दिए। इस दौरान वहां नौकर मुझे रोज मिलने आता रहा। मुझे अपना बच्चा चाहिए था, लेकिन मैं हवेली नहीं जा सकती थी। मैंने उसी नौकर से कहा कि वह मुझे मेरे घर ले जाए और मेरे माँ बाप से मिलवाए। मेरे बताए गए एड्रेस पर वह मुझे मेरे घर ले गया। लेकिन यह देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और सर पर आसमान टूट पड़ा कि चौधरी ने उसी रात मेरे माँ बाप और भाइयों को जिंदा जला दिया था। और वह जगह जो कभी मेरा घर था, अब राख बन चुका था। वहां कुछ नहीं बचा था। मैं सर पकड़कर वहीं बैठ गई थी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। उसके बाद मैं आज आप सबके सामने हूँ। सौम्या अपनी कहानी लिखते लिखते थक चुकी थी। उसने कागज कलम एक तरफ फेंक दिया था और डॉक्टर अनु ने दिल दहला देने वाली यह कहानी सुनने के बाद अपने आंसू पोंछते हुए सौम्या को यकीन दिलाया कि वह उसको इंसाफ जरूर दिलाएगी। हमारी ही कोशिशों से उस गुड़गांव के एक बड़े चौधरी को सजाए मौत सुनाई दी गई और सौम्या का बच्चा उसके हवाले कर दिया गया। सौम्या ने अब इसी एनजीओ में रहकर अपने आप को निखार रही है, ताकि कल वह अपने बेटे की बेहतर परवरिश कर सके। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।